फिल्म इंडस्ट्री से दमदार अभिनेता जो ऐसे घर से नाता रखते हैं जहां फिल्में लिखी भी जाती हैं, बनाई भी जाती हैं, निभाई भी जाती हैं और उसकी मोटी कमाई भी उसी घर पे आती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरबाज सलीम अब्दुल रशीद खान। कैसा चल रहा है सर? अभी आपका OTT में डेब्यू हुआ कुछ सालों पहले, बड़े पर्दे से OTT में कितना डिफरेंस आपने देखा? आई थिंक OTT इज हियर टू स्टे। जब कोरोना आया था तब ऑब्वियसली लोग अपने घरों में थे और OTT became their source of entertainment। अरबाज खान प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। Where do you find your kick? Like किस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? आई गेस हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक्टिंग इज वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। दैट इज व्हाट गिव मी माई फुटहोल्ड इन द इंडस्ट्री। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग युवा बोलेगा प्रेजेंट्स द डोंटलेस दामिनी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री से दमदार अभिनेता जो ऐसे घर से नाता रखते हैं जहां फिल्में लिखी भी जाती हैं, बनाई भी जाती हैं, निभाई भी जाती हैं और उसकी मोटी कमाई भी उसी घर पे आती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरबाज खान। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू, थैंक यू। कैसा चल रहा है सर? अभी आपका OTT में डेब्यू हुआ कुछ सालों पहले, बड़े पर्दे से OTT में कितना डिफरेंस आपने देखा? मतलब क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं फिलहाल? आई थिंक OTT इज हियर टू स्टे। जब कोरोना आया था तब ऑब्वियसली लोग अपने घरों में थे और OTT became their source of entertainment। जैसे कि लोगों ने जिनके पास OTT के सब्सक्रिप्शन थे, जो उन्होंने सालों से नहीं देखे, उन्होंने वो उस टाइम पे देखे। तो वैसे मैंने भी अपनी सारी जो मतलब फिल्में या जो शोज़ हैं जो मैंने मिस की थी वो मैं घर बैठ के मैं देखने लग गया। तो उससे काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट हो गया एंड आई थिंक दे गॉट एजुकेटेड अबाउट सम वर्ल्ड सिनेमा एंड दैट्स व्हाई ऑल्सो quality of films after that became very important. So I think OTT is here to stay। Home entertainment। अरबाज खान प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। Where do you find your kick? Like किस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? आई गेस हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक्टिंग इज वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। दैट इज व्हाट गिव मी माई फुटहोल्ड इन द इंडस्ट्री। तो एक्टिंग से मेरा जो नाता है वो तो हमेशा रहेगा और वो जो पैशन है वो हमेशा रहेगा। जब तक मुझे काम मिलता रहेगा मैं करता रहूँगा। बट एक स्टेज ऐसी आती है अपनी ज़िंदगी में जहाँ आदमी को लगता है कि भाई एक्टिंग के अलावा अगर एक लेटेंट डायरेक्टर होता है आदमी के अंदर या एक राइटर होता है, तो आई थिंक और वांट्स टू प्रोड्यूस और बी अ फिल्म मेकर। सो दैट इज अ ट्रांजिशन दैट आफ्टर फ्यू इयर्स केम इनटू मी दैट I felt I wanted to tell stories। And as an actor I'm a little restricted कि भाई only the roles that are offered to me only those I can do। So I turned producer, became a filmmaker and then eventually directed a movie। Dabangg 2 was directed by me and then it was a great movie। Thank you। And then started also trying out something which I was very interested in, is getting into conversation। So I started a chat show। First we did Pinch, that was on social media and I did 2 seasons of that। And then अभी हाल ही में मैंने 2 सीजन एक शो के किए called The Invincibles with अरबाज खान, जो मैंने लेजेंडरी लोगों के साथ किए हैं। शुरुआत मैंने अपने फादर से की थी। तो I kind of wear multiple hats। I enjoy all of them। I don't know, everything gives me a high and a kick, you know। So I don't want to say this is better than the other। I think at every stage everything else something or the other makes me feel happy। So अरबाज खान मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है, बिजनेसमैन भी हैं आप। तो किस तरह की कैटेगरीज जो फैसिनेटिंग आपको ज्यादा लगती है? लाइक बिजनेसमैन तो क्या, हम क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा हैं तो बिजनेस हमारे लाइक आई सेड money becomes a byproduct of good work। You know, it's not the reason why, you know, if you do good work, money will follow। My father always said that कि काम अच्छा करो, पैसे अपने आप फॉलो हो जाएंगे। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे और आप बाकी की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा एक अक्सर एक चॉइस होती है, पर्सनल चॉइस की, क्या ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है? FMCG के आपके बिजनेस आइडिया ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको? I think I'm a technology based person, so I've always
from a very very young age been very interested in electronics. मुझे electronics और technology और you know all this तो kind of recent कोई ऐसा anything startup? innovations के ऊपर मुझे Oh, nice. very interested in. Yes, like I said, as a filmmaker, I've got into like when you produce films or when you become a filmmaker, you become a kind of a businessman in some way, and you know because you're reaching out to the audience, you're trying to strategize how you're going to make your film reach to a larger audience. बिजनेस के साथ भी वही है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अभी हाल ही में मुझे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले हैं जहाँ मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो देयर आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सो वेयर आई कम इन विद माय ईदर बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर एंड आई काइंड ऑफ उनके साथ जुड़ जाता हूँ, मैं उनकी फिलोसफी के साथ, उनके जो इनोवेशंस के साथ जुड़ के आई काइंड ऑफ बी ईदर take a sweat equity and you know maybe you know become a brand ambassador. So these are things that I'm interested in. अरबाज सलीम अब्दुल रशीद खान अपने नाम की तरह सभी जगह फैले हुए हैं, बिजनेस भी नहीं छोड़ा, एक्टिंग भी नहीं छोड़ी है, डायरेक्शन भी नहीं छोड़ी है और प्रोडक्शन में भी आप हैं। मतलब आप पहले बड़े पर्दे पर काम करते थे, अब OTT जेनजी जो अब हम सब देखते हैं उनसे कनेक्ट करना कितना मुश्किल रहता है कि उनको ध्यान रखते हुए किसी शो को डिजाइन करना या फिल्म को डायरेक्ट करना, वो स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो कैसे चूज करते हैं? सो हाल ही में मेरा एक शो है द इनविंसिबल्स जो YouTube पे आता है, सो ऑब्वियसली दैट इज केटरिंग टू एन ऑडियंस व्हिच इज वाइड, यू नो बिकॉज तो उनमें उस टाइम पे मेरा एक रमेश सिप्पी सर के साथ जिन्होंने शोले डायरेक्ट किए हैं उनके साथ इंटरव्यू था और उनसे मैंने भी यही सवाल पूछा था कि पहले फिल्म बनाने में और आज फिल्म बनाने में कितना फ़र्क है और कितना मुश्किल है। तो उनका जवाब जो था वो मेरा भी जवाब है कि फिल्म मेकिंग and getting the audience to like the film and for a film to run was always difficult and challenging. There was never a time कि भाई पुराने ज़माने में आप कुछ भी बना दो तो वो चलती थी और आज के ज़माने में भी आप कुछ भी बना दो तो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके चैलेंजेस अलग हैं, आपके डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग हैं, आपको थोड़ा सा सोच समझ के फिल्म बनानी पड़ती है। बिकॉज क्या होता है कि जब एक आइडिया है, आइडिया से उसको स्क्रिप्ट बनाने में, उसके बाद आपको उसको नरेट करने में, आपके एक्टर्स की डेटे लेने में, फिर उसको शूट करने में और फिर उसको रिलीज करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाता है। और हर साल के अंदर कम से कम 200 से 300 फिल्में आती हैं। राइट। तो हाउ डू यू आउट थिंक and be fresh after 2 years, right, after 400 films, 300 films, because nobody is telling you what films they're making. किसी ने ये तो नहीं बता रहा है कि भाई हम ये बना रहे तो तुम मत बनाओ। आज मुझे एक कहानी अच्छी लगती है, मैं बनाता हूँ, पता चला किसी और ने उस सिमिलर कहानी बनाई है या उसके मेरे सीन्स उसके सीन्स के साथ मैच करते हैं या मेरे कैरेक्टर्स उस कैरेक्टर्स के साथ मैच करते हैं, तो ऑडियंस को नया कुछ मिलता नहीं है। तो वी आर इन अ वेरी precarious and a risky business where we have to outthink. That is why कभी-कभी एक फिल्में जो होती हैं वो जो ट्रेंड तोड़ देती हैं वो चलती हैं, फिर वो जो ट्रेंड चलता है उसको इतना लोग फॉलो करते हैं कि उसके बाद वो फिल्में चलना बंद हो जाती हैं। जब कोई फिल्म आती है, कोई हॉरर फिल्म आती है तो 10 हॉरर फिल्में वो उसके बाद लोग बनाने लगते हैं। बट वो जब जिसने बनाई थी उसने शायद उस टाइम पे लगा होगा कि लोगों को कि भाई ये बहुत इस किस्म की फिल्में, दबंग टाइप की फिल्में आ रही हैं तो कुछ और लाना चाहिए। और जब हम आए थे तो कुछ और फिल्में बन रही थी तो लोगों को दबंग जैसी फिल्म अच्छी लगी थी। तो यू हैव टू समटाइम्स यू गॉट बी लकी टू outbreak, you know. So as an observer, as per your experience, एक डेकेड से पहले किस तरह की फिल्में ज़्यादा पसंद की जा रही थी और अब किस तरह की फिल्में हैं जो कंटेंट है? I think थोड़ा सा फिल्म में एक रियलिज्म और एक नेचुरलिज्म थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी हमारे पुराने फिल्मों की जो मेकिंग ड्रामेटिक या मेलो ड्रामेटिक बोले थे वो आजकल दैट काइंड ऑफ कंजम्पशन इज नॉट देयर एनी मोर। यू नो, थोड़ी सी लाउड ओवर एक्टिंग, मतलब कुछ या आई एम सेइंग ओवर ड्रामेटिक, नॉट ओवर एक्टिंग, ओवर ड्रामेटिक फिल्में जो मेलो ड्रामेटिक फिल्में बनती थी, अब लोगों को नेचुरल, रियलिस्टिक, रिलेटेबल फिल्में, रिलेटेबल कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उससे जुड़ी हुई अगर कहानी हो, उससे जुड़े हुए अगर परफॉर्मेंसेस हों तो लोगों को पसंद आते हैं। कोई ऐसी मूवी आपकी कोई स्पेसिफिक जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत पसंद आ गई थी, उसके लिए काफ़ी मेहनत की, उसका कोई किस्सा?
तो एक फिल्म थी मैंने की थी माँ तुझे सलाम। हाँ। वो बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म थी। एक होता है कि एक्टर को एक फिल्म उसके कैरेक्टर में घुसने के लिए उसका प्रिपरेशन अलग होता है, और एक होता है एक फिल्म के लिए जहाँ पर आपका कैरेक्टर में घुसने के लिए प्रिपरेशन तो होता है बट फिजिकली उस कैरेक्टर को निभाने में भी बहुत प्रिपरेशन होता है। तो वो कैरेक्टर में प्ले करा था कश्मीरी लड़के का अलबख्श। तो एक तो जो वेदर कंडीशंस थे वो बड़े चैलेंजिंग थे, उसमें बहुत सी हॉर्स राइडिंग थी, उसमें बहुत सा फाइटिंग था, action tha, and then I had to build a certain kind of a physique, and the weather conditions were very very difficult because the सबसे मतलब easy day होता था जब -2 डिग्रीज होता था, अदरवाइज हम -8 -10 डिग्रीज में काम करते थे। तो बहुत एज एन अभी हम बॉम्बे में रहने वाले लोग सडनली आपको सिर्फ 2 महीने के लिए उस कंडीशन में जाना है, और वो भी वो वेदर तब जब ऐसा दिखेगा तभी जाना है, तो एक्लेमेटाइजिंग वाज नॉट वेरी इजी बट इट वाज चैलेंजिंग। सो दोज माँ तुझे सलाम वाज वन सच फिल्म व्हिच आई फाउंड वेरी वेरी चैलेंजिंग फिजिकली ऑल्सो ऑन मी, अपार्ट फ्रॉम इट कि भाई मुझे उस रोल के लिए काफी अलग दिखना पड़ा, प्रिपेयर करना पड़ा। एक मूवी थी आपकी दरार। जी, वो मेरी पहली फिल्म थी। विलन का रोल किया आपने, काफी पसंद आई लोगों को, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला आपको। तो लोगों को अब वापस से उसी अरबाज को देखना चाहिए, मतलब ऐसे हमने एक बार पोलिंग किया तो हमने पूछा सभी से कि अरबाज को आप किस चेहरे में ज्यादा पसंद करते हैं, तो एज अ विलन उनका सबसे ज्यादा रुचि रही। वो कभी मिल पाएगा वही अरबाज? तो काफी फिल्मों तक उसके बाद भी मैंने मतलब आई डिड सम फिल्म्स व्हिच वर जहाँ पर मेरा नेगेटिव, कयामत एक फिल्म थी जहाँ पर मेरा नेगेटिव रोल था। ये जो माँ तुझे सलाम फिल्म थी उसमें भी एक थोड़ा मिसगाइडेड यूथ का रोल था, थोड़ा सा ग्रे शेड्स थे उसके अंदर। ऐसी काफ़ी फिल्में मैंने की हैं जहाँ पर मैंने एक फिल्म थी जिसमें संजय कपूर रवीना थी, जिसमें मेरा एक नेगेटिव कैरेक्टर था। मैंने काफ़ी फिल्में की हैं जिसमें मेरा कैरेक्टर नेगेटिव रहा है, बट देन क्या होता है एज एन एक्टर यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। तो उसमें फिर मैंने मतलब कॉमेडी भी ट्राई की। मैंने जब प्रियदर्शन सर के साथ काम किया 3-4 फिल्मों के अंदर, तो थोड़े मेरे कैरेक्टर लाइट कैरेक्टर्स होते थे। मालामाल वीकली की, फिर कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी प्ले किए फैशन में। जो मेरा कैरेक्टर था, मधुर ने जो मुझे कास्ट किया था वो रोल के लिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो देयर हैव बीन। अब नेक्स्ट कोई मूवी जिसमें अभी हाल ही में मतलब राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन 2 स्क्रिप्ट्स which I have greenlit to actually make under my banner. So उसमें शायद एक आध फिल्म में मैं अपने आप को कास्ट करूँगा। मैं जनरली इतना इजीली अपने खुद के प्रोडक्शन में कास्ट नहीं करता। अभी दबंग में मैंने जब अपने आप को कास्ट किया तो आई ऑनेस्टली फेल्ट दैट आई वाज प्रॉब्ली द बेस्ट कास्टिंग फॉर द रोल ऑफ मक्खी, जो सलमान का भाई है, क्योंकि मुझे लगा कि उससे बेटर कास्टिंग मुझे कोई दिख नहीं रहा था। प्लस आई थॉट आई वुड प्ले दैट रोल वेल एंड फॉर्चुनेटली दैट वेंट डाउन वेरी वेल। बट उसके सब्सिक्वेंटली उसके बाद मैंने 2 फिल्में बनाई। एक डॉली की डोली बनाई जिसमें 3 लड़के थे। आज वो सारे 3 लड़के स्टार्स हैं। राजकुमार राव है, पुलकित है और वरुण है। वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी थी वेयर व्हेन आई वाज प्रोड्यूसिंग, दैट वाज 10 years back, that I could have cast myself, but I felt no, I think these are the right casting for it. हाल ही में एक फिल्म मैंने बनाई पटना शुक्ला, उसमें भी कुछ ऐसे रोल्स थे जहाँ मैं अपने आप को कास्ट कर सकता था, बट मैंने बोला नहीं, I think there are better people I can cast. So I am a little judicious where even when I produce my films about casting myself, but I think now I have got one script which I'm quite excited about, and in one of the roles I'll cast myself. And which one? In one of the roles I'll cast myself. Okay. It's little early days for me to tell you कि क्या फिल्म है, but yeah. तो आप जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या इंडस्ट्री में अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कुछ नसीहतें देते हैं? आपसे कुछ पूछने कोई आता है, कोई एडवाइस लेने आता है? You mean newcomers? Yeah. Yeah. Okay. So yes, कि भाई there is no replacement for hard work, dedication and talent, and you can hone your skills. मतलब you are talented, but वो ऐसा you cannot lay back on your talent and say कि भाई अभी मुझे improve नहीं करना है. It's like कि भाई there is always scope to keep improvising on your looks, on your skills, on your acting, on your diction, on your nuances, and do workshops and to learn more. वो कोई एंड तक सीखता रहता है, तो वो कोई बंद नहीं करे। तो यही है कि प्रोफेशनल होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो लाइन है ये सिर्फ टैलेंट को नहीं मानती, ये एटीट्यूड, प्रोफेशनलिज्म और बहुत सी चीज़ों को मानती है। आप बहुत टैलेंटेड एक्टर हो
बट आप प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्स्टेंटली, डायरेक्टर के साथ कॉन्स्टेंटली डिस्कशंस में पढ़ते हो, और या तो प्रोफेशनल नहीं हो, टाइम से नहीं आते हो, या तकलीफ देते हो, या तो फिर आदमी बोलेगा कि यार 19-20 में से मैं 19 वाले एक्टर के साथ काम करता हूँ, बट ये टैलेंटेड एक्टर के साथ नहीं काम करता हूँ. तो सो विद टैलेंट should also come professionalism, and professionalism is very important. So I say कि sincerity, dedication and professionalism are very very important to have a long standing career. Right. Long standing career. Talent तो है ही यार, ऊपर से आपका लक होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हैं, टैलेंट भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, बट आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसकी ज़िंदगी में या तो उसके फेट में या उसकी लक में वो बात नहीं होती. तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आ जाता है. आई मीन टू से इफ यू कॉन्स्टेंटली इन द गेम, तो वो इनिशियल ईयर्स में नहीं आएगा, बट बाद में आ जाएगा. कई लोगों को सक्सेस लेट मिली है, तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ. अरबाज़ी, बतौर डायरेक्टर, एक एक्टर और प्रोड्यूसर होने के नाते ये जरूरी होता है ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना. हम उनकी सोच के साथ ही जाकर सोचें और वैसे ही फिल्म को बनाएं. लेकिन ये भी जरूरी होता है कि एक मैसेज सभी पूरे मास तक या ऑडियंस तक कैसा हमारा जाना चाहिए. वो कितना आप दोनों में से कैसे बैलेंस कर पाते हैं? तो आप फिल्म के अंदर का मैसेज की बात करें या पर्सनल लाइफ से मैसेज अक्रॉस होने की? फिल्म के जरिए जो मैसेज. आई डोंट थिंक सिनेमा इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे ओनली मैसेजेस. इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. आई मीन टू से इफ समथिंग कम्स अक्रॉस, ग्रेट. सम फिल्म्स, कोई फिल्में मीनिंगफुली बनती हैं मैसेज अक्रॉस देने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको फिल्म बनानी है तो आपके फिल्म के अंदर कोई अंडरलाइन मैसेज होना कंपलसरी है, ना तो फिल्म एक्सेप्ट नहीं होगी. अभी बहुत सी ऐसी फिल्में आप देखोगे, आप पूछोगे इसमें क्या मैसेज, रियलिस्टिकली कोई मैसेज था क्या नहीं था, या आपकी सोच में जानना चाह रही थी कि उस सोच ट्रेंड सेटर है तो है आप दबंग में जो आपने. हाँ, तो अभी आप मुझे बताएं, दबंग जैसी फिल्म जो इतनी बड़ी हिट थी, रियलिस्टिकली उसके अंदर क्या मैसेज था? कोई मैसेज. हाँ, मतलब एक ट्रेंड बना, लेकिन उसमें यही मैसेज होगा कि एक फैमिली इज फैमिली इनहेरेंटली, कि भाई आदमी अपने फादर, मदर, भाई के लिए लड़ने या खड़े रहने के लिए रहता है, और वो हर फिल्म का मैसेज है. या एक अपने लव के लिए, अगर हीरो हीरोइन है तो वो, बट वो एक इनहेरेंट मैसेज है ही कि भाई यू स्टैंड फॉर योर लव, यू स्टैंड फॉर योर कंट्री, और यू स्टैंड फॉर दैट. तो हर फिल्म जो बनती है उसमें जरूरी नहीं कि इट हैज टू बी मैसेज ओरिएंटेड. ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन फिल्म्स जो बनती हैं मैसेज जेन्युइनली कन्वे करने के लिए, और उनका पर्पस भी अलग ही होता है. बट मेनली जो कमर्शियल फिल्में होती हैं या मेन स्ट्रीम फिल्में होती हैं, I don't think they are made with the intention कि oh we had a message to convey. I think they are done solely for the entertainment part of it. To just entertain the audience and to make them feel interested in what they're showing. सलीम साहब से क्या वक्त पर आप एडवाइस लेते रहते हैं? क्या एडवाइस? I think लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. वो उनके साथ बैठो तो हर बार जब बैठो, मैं किसी और से अभी यही कह रहा था कि being his son, हम बहुत मिलते हैं. I mean to say pretty much every lunch if I'm in Bombay I spend with him. और मैं खुद कभी कभी अमेज होता हूँ कि इतने साल बैठ के भी हर कॉन्वर्सेशन के एंड के अंदर या हर मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम मिलते हैं. कुछ ना कुछ वैसी बात बोल देते हैं जो पहले मैंने कभी सुनी नहीं है या कभी उन्होंने कही नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि यार आज भी उन्होंने कुछ नई बात बोली, आज भी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़, आज भी ऐसी कोई चीज़ समझाई या बताई या कुछ मुझे क्या बोलते हैं एनलाइटन किया जो अभी तक नहीं हुआ था. तो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम हिज सन एंड आई गेट सो मच ऑफ टाइम टू स्पेंड विद हिम एंड टू लर्न फ्रॉम हिम. एंड in many ways I would almost feel like I would love to walk in his footsteps, that kind of stuff. So I'm very proud of him. And बचपन की कोई ऐसी बातें जो अक्सर आपको याद आ जाती हैं या फिर नॉस्टैल्जिक फील कर जाते हैं? आप कभी ड्राइव के लिए जा रहे हैं, कभी होता है माइंड में आ जाती है कुछ ऐसा कोई किस्सा? बचपन में तो अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं. I mean to say whether it is school, friends, तो बहुत सी चीज़ें हैं या इंटरेस्टिंग जहाँ हम टिट रहे हैं, तो अभी उसके लिए एक अलग शो चाहिए. कुछ रिसेंटली ऐसा जो बड़े पर्दे पर हम देखने वाले हैं आपके, क्या कुछ मजेदार आने वाला है? तो अभी एक फिल्म है जिसका नाम है बंदा सिंह चौधरी, और उसको आई काइंड ऑफ प्रोड्यूस द फिल्म एंड आई एम प्रेजेंटिंग द फिल्म. दैट्स रिलीजिंग ऑन द 25th of October. तो
दैट फिल्म आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है वो, और जब लोग देखेंगे तो पसंद करेंगे उसको। क्या कुछ फिल्म के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो बताइए। इट्स अबाउट अ कॉमन मैन स्टोरी एंड अनकॉमन फाइट, वेयर जहाँ पर वो उसको अपने घर में अपने कंट्री से उसको थोड़ा सा एक फीलिंग आती है कि भाई उसको वहाँ से निकाला जा रहा है या उसको कहा जा रहा है कि भाई तू छोड़ के चला जा, और वो बोलता है कि यार ये मेरा देश है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये मेरी दिस इज़ व्हाट इज़ माय बर्थ राइट। और आप देखो दुनिया में सारी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, वो ज़मीन के लिए हो रही हैं। तो अल्टीमेटली ज़मीन जो है वो आदमी के साथ बहुत इज़ वेरी पर्सनल। इट्स जो बोलते हैं ना मदरलैंड, आई मीन उससे आदमी पता नहीं किसी और चीज़ के लिए लड़े नहीं लड़े, मतलब मदरलैंड के लिए लड़ने के लिए वो झिझकता नहीं है, ना पीछे हटता है। तो इमेजिन कि अपने घर, अपनी ज़मीन, अपने घर की लड़ाई तो आप सालों से देख रहे हो, हर जगह दुनिया में भी आप देख रहे हो, हो ही रहा है, इसी बात पे हो रहा है कि हमारी ज़मीन है या हमारा घर है, हमसे कोई छीन नहीं सकता या हमको कोई निकाल नहीं सकता या हमको हमारा हक वापस चाहिए। तो ये फिल्म ऐसी ही कुछ फिल्म है। इट्स अबाउट वन person, it's about some incidents that happened in that era, but it's about story of a person who fights for his land, for his house, for his family, for his dignity, and that's the film. So it's quite an interesting film. Thank you so much अरबाज जी, हमें अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अरबाज खान, जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ की, बेहद खूबसूरत हमें अपना वक्त दिया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शो में, इजाजत।